नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो फ्रेंड्स उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का 6 क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 5 वीडियो नहीं देखे हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। आप फ्रेंड्स वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग 5 वीडियो के माध्यम से सेकेंड यूनिट के 75 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 76 से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपका 76 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। बोल रहा है फ्रेंड्स कि ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है ना। ये जो हम ड्रिल यूज करते हैं फ्रेंड्स, उस ड्रिल में हम फ्लूट क्यों बनाते हैं, उसका रीजन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ऑप्शन के साथ हम इसको क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टू ड्राइव आउट द चिप्स। क्या चिप्स को बाहर निकालने में वो मदद करता है। या ऑप्शन बी टू रिड्यूस द वेट, वजन कम करने के लिए। टू रिड्यूस द कॉस्ट, लागत कम करने के लिए। टू इंक्रीज द स्पीड, यानी गति बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ड्रिल में फ्लूट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा चिप्स आसानी से रिमूव हो सके। यानी यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, है ना। यानी चिप्स को आसानी से बाहर निकालने के लिए हम किसी भी ड्रिल में क्या करते हैं, फ्लूट्स बनाते हैं, है ना। फ्लूट्स का फ्रेंड्स और काम होता है। फ्लूट्स का काम क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट तो काम होता है आपका चिप्स को बाहर निकालना, और सेकेंड काम आपका क्या करता है, वो आपका कटिंग फ्लूइड को, है ना, ड्रिल के पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर। क्या करता है, ड्रिल के पॉइंट तक कटिंग फ्लूइड को पहुंचाने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हमारा अगला काम करता है फ्लूट। फ्लूट के कारण ही हमारा कटिंग एज पे, यानी करेक्ट कटिंग एंगल बनते हैं। क्लियर। जो हमारे कटिंग एंगल बनते हैं फ्रेंड्स, वो फ्लूट्स के कारण ही बनते हैं, है ना। इसीलिए हमारा फ्लूट्स ड्रिल में होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर। यानी अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट उद्देश्य है हमारा चिप्स को बाहर निकालने के लिए, और सेकेंड यहाँ पे हमने बात किया कि कटिंग फ्लूइड को ड्रिल के पॉइंट तक पहुंचाने के लिए फ्लूट्स काम करता है। और अगला काम क्या करता है फ्रेंड्स, वो हमारा कटिंग एज में करेक्ट कटिंग एंगल बनाने में मदद करता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए आपको ये सारे चीज़ भी क्लियर होना चाहिए, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यानी 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग टूल यूज ऑन होल्ड टू बी थ्रेडेड। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर, क्लियर, बोल रहा है कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल का उपयोग, यहाँ पे बोल रहा है कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल का कोण क्या होता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, थ्रेडेड होने वाले छेद पर अगर आपको काउंटर सिंकिंग करना है
तो उस टूल का एंगल होता है फ्रेंड्स आपका 120 डिग्री। क्लियर, कितना होता है 120 डिग्री होता है। इसे हम चैम्फरिंग एंगल, चैम्फरिंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। क्लियर, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थ्रेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल का एंगल कितना होता है, तो 120 डिग्री होता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे 75 डिग्री के लिए। तो 75 डिग्री जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है काउंटर सिंकिंग रिवेट के लिए। क्लियर, काउंटर सिंकिंग रिवेट के लिए हमारा होता है 75 डिग्री। और 80 डिग्री होता है फ्रेंड्स हमारा सेल्फ टैपिंग काउंटर सिंक स्क्रू के लिए। क्या होता है, सेल्फ टैपिंग काउंटर सिंक स्क्रू के लिए, है ना, हमारा क्या होता है 80 डिग्री होता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री आपका एंगल होता है काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए। क्लियर, तो फ्रेंड्स ये सारा चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। फ्रेंड्स 77 का जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी 120 डिग्री हम लोग थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग का टूल का एंगल रखते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स इसके साथ आप लोगों के सारे यहाँ पे ऑप्शन भी क्लियर हो गए हैं। फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इससे चारों ऑप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स 78 नंबर की व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज एक्सटर्नल थ्रेड। फ्रेंड्स देखिए एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हमें ब्लैंक साइज की आवश्यकता पड़ती है ना। जब आप एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं, जब आप एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं तो उसके लिए आपको ब्लैंक साइज की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप इंटरनल थ्रेड बनाते हैं किसी भी होल में तो वहाँ पे आपको टैप ड्रिल साइज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखिएगा कि इंटरनल थ्रेड के लिए हमें क्या ज़रूरी है, इंटरनल थ्रेड बनाते समय हमें क्या यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, टैप ड्रिल साइज, है ना। यानी जब हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं तो उससे पहले, थ्रेडिंग करने से पहले आपको टैप ड्रिल साइज फाइंड आउट करना होगा कि हमारे टैप के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ड्रिल साइज सुटेबल होगा। क्लियर, और एक्सटर्नल के लिए फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हमें ब्लैंक साइज। क्लियर, आपको ब्लैंक साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटर्नल के लिए आपको ब्लैंक साइज निकालना जरूरी रहता है और इंटरनल के लिए टैप ड्रिल साइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो पूछा है फ्रेंड्स, वो आपसे पूछा है कि एक्सटर्नल थ्रेड के लिए ब्लैंक साइज। क्लियर, यानी ब्लैंक साइज की जो फॉर्मूला है वो क्या है, बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। यानी एक्सटर्नल थ्रेड की ब्लैंक साइज निकालने का जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला क्या है, जिसमें आपका दिया हुआ है पी, क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ पे सब यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, पी आपका थ्रेड की पिच है और डी क्या है, डेप्थ है। क्लियर, डी किसकी है, डी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डेप्थ दिया हुआ है ना। यानी बोल्ट की साइज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर, बोल्ट का साइज, और डी आपका क्या है यहाँ पे, ब्लैंक साइज है। क्लियर, तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको ब्लैंक साइज निकालना हो तो फ्रेंड्स ब्लैंक साइज के लिए आप ऑप्शन नंबर ए यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10। क्लियर, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करके ब्लैंक साइज निकालते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो फ्रेंड्स हमने अभी यहाँ पे जस्ट बताया कि ये जो आपका कैपिटल डी है, कैपिटल डी आपका क्या, ब्लैंक साइज को इंडिकेट करता है ना। और स्मॉल डी आपका क्या, किसी भी बोल्ट के साइज को यानी उसकी डेप्थ को ना, बोल्ट के साइज को यहाँ पे इंडिकेट करता है। पी क्या करता है फ्रेंड्स, पी हमारा थ्रेड के पिच को इंडिकेट करता है। क्लियर, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। और इसी के साथ आपका जो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यानी ये आपका ब्लैंक साइज का कंप्लीट फॉर्मूला है। आप इसका यूज करके किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड के लिए आप ब्लैंक साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डाई का नाम क्या है। एक यहाँ पे डाई दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इस डाई का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखिएगा और आप इसको अच्छे से पहचानिएगा, है ना, कि ये कौन सा डाई है, और उसके बाद हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको कुछ समय देते हैं आप लोगों को इस डाई को देखने के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्प्लिट डाई। क्या यह स्प्लिट डाई है? क्लियर? या ऑप्शन बी बोल रहा है हाफ डाई, सॉलिड डाई, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो आपका ये क्लियर कर रहा है, जो फिगर में आपको यहाँ पे शो कर रहा है, वो आपका जो डाई है फ्रेंड्स उसे हम हाफ डाई के नाम से जानते हैं। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह से आपको कोई भी फिगर देकर पूछे तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि ये जो आपका डाई है वो हाफ डाई है ना। इनमें आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका 100% क्या है, हाफ डाई है। क्लियर? तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि विच टाइप ऑफ थ्रेड, क्लियर, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रस्ट एंड रूट्स, क्लियर, आर राउंडेड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। क्लियर? यानी किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रस्ट अर्ध वृत्त बनाते हैं, है ना। किसी भी फ्रेंड्स आपको तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि क्रस्ट क्या होता है और रूट क्या होता है। क्लियर? तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा कोई थ्रेड है, थ्रेड का पीच है। क्लियर? ये जो नीचे वाला है फ्रेंड्स, नीचे वाले को हम बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हम रूट बोलते हैं और ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर? और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फ्लैंक बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलते हैं। जो रूट और क्रस्ट को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक के नाम से जानते हैं। तो यही बोल रहा है कि वैसी थ्रेड का नाम बताना है जिसमें क्या होता है, क्रस्ट और रूट क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, यानी अर्धवृत्ताकार होता है। इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। क्लियर? सेमी सर्कल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए ऑप्शन के साथ इसको क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एक में थ्रेड, ऑप्शन बी की बात करें तो स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी ट्रेपोजेडियल थ्रेड। क्लियर? तो ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब जो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे नकल थ्रेड के साथ चला जाएगा। यानी आपका जो सेमी सर्कल जो आपका यहाँ पे रूट और क्रस्ट होता है जिस थ्रेड में, उस थ्रेड को हम नकल थ्रेड के नाम से जानते हैं, है ना। यानी नकल थ्रेड कुछ इस तरह का होता है, इस प्रकार का होता है, यानी सेमी सर्कल में आपका होता है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे नकल थ्रेड के एंगल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नकल थ्रेड का 30 डिग्री होता है और स्क्वायर थ्रेड का 90 डिग्री होता है और एक में थ्रेड का 29 डिग्री होता है। फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। क्या होता है एक में थ्रेड का 29 डिग्री और स्क्वायर का 90 डिग्री और यहाँ पे नकल थ्रेड का 30 डिग्री। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को भी क्लियर करते जाइएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अगर डाउट है, क्लियर,
अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? तो हम कुछ अलग तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो और जिस पॉइंट को आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, पहले आप उसको नोट कर लें और नोट करने के बाद आप उसको अच्छे से याद कर लें, है ना। तो इसी के साथ हम चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 81 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। देखिए बहुत ही अच्छा ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड पूछा गया है ना। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि व्हाट 5 denotes in grinding wheel a specification 41A 46H5U8। क्लियर? बोल रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो आपका 5 है वो क्या डिनोट कर रहा है। तो फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड बहुत हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में इसको क्लियर किया है ना। सारे इसके फीचर्स के बारे में हमने बताया है कि कौन कौन से अंक क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ 41 है, 41 क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 41 आपका जो रिप्रेजेंट करता है आपका किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की प्रकृति को इंडिकेट करता है। क्लियर है ना। और यहाँ पे ये की बात करें तो फ्रेंड्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है अब्रेसिव का, है ना। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव को इंडिकेट कर रहा है। अगर फ्रेंड्स 46 के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 46 हमारा किसी भी अब्रेसिव के ग्रेन साइज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? एज की बात करें फ्रेंड्स तो एज हमारा क्या करता है, किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के यहाँ पे ग्रेड के बारे में इंडिकेट कर रहा है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स 5 जो है हमारा किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के स्ट्रक्चर के बारे में ये बताता है, यानी इंडिकेट करता है कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यू के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए यू जो है हमारा बॉन्ड के बारे में रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? और फ्रेंड्स 8 की बात करें तो फ्रेंड्स 8 जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो ग्राइंडिंग व्हील के बनाने वाले कंपनी के सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये सारे जो मार्किंग है ग्राइंडिंग व्हील के वो आपको कंप्लीट होने चाहिए कि कौन से डिजिट किस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे किसी एक के बारे में ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि 5 हमें क्या डिनोट करता है फ्रेंड्स, 5 हमें यहाँ पे डिनोट करता है स्ट्रक्चर। क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 81 का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आपका स्ट्रक्चर के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज इन फाउंडरिंग फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग्स। बोल रहा है फ्रेंड्स कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है ना। फ्रेंड्स बोल रहा है कि अगर आपको ड्रेसिंग करनी है ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए, है ना, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के बॉन्ड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड हमारा काम करता है किसी भी अब्रेसिव के कणों को आपस में मजबूती से पकड़ने का काम करता है। क्लियर? यानी बॉन्ड के कारण ही हमारा ग्राइंडिंग व्हील में जो अब्रेसिव कण होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, है ना। यानी बॉन्ड के कारण ही हमारा ग्राइंडिंग व्हील के जितने भी अब्रेसिव के कणे होते हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए, यानी बॉन्ड हमारा अब्रेसिव के कणों को बांधने का काम करता है। तो वही बोल रहा है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको चलिए ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सिलिकेट बॉन्ड, बी सेलाक बॉन्ड, सी रबर बॉन्ड, डी रेजिनॉन्ड बॉन्ड, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
सिलिकेट बॉन्ड को आप यहाँ पे किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिलाक बॉन्ड को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और रबर बॉन्ड को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजिनेंट बॉन्ड को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपका सिलिकेट जो होता है ना, सिलिकेट बॉन्ड जो होता है फ्रेंड्स, सिलिकेट बॉन्ड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, और सैलाक को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, रबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिनाइड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सिलिकेट बॉन्ड को किस अल्फ़ाबेट के लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिलिकेट को एस से किया जाता है, सैलाक को ई से किया जाता है, रबर बॉन्ड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिनाइड बॉन्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमसे पूछा गया था, ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, आपका करेक्ट आंसर रेजिनॉइड बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे बताया फ्रेंड्स आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे बताए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही हम यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है, क्लियर। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है व्हाट टाइप अब्रेसिव विल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड, क्लियर। बोल रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है, क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। यानी ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड की ग्राइंडिंग करने के लिए करते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन टेलीस्कोपी गेज। बोल रहा है फ्रेंड्स ये टेलीस्कोपी गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले टेलीस्कोपी गेज के फिगर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका टेलीस्कोपी गेज का फिगर, और फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो एक्स भाग है उस भाग का नाम क्या है, क्लियर। तो फ्रेंड्स इसके पिछले वीडियो में हमने टेलीस्कोपी गेज के सारे पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि टेलीस्कोपी गेज के सारे पार्ट्स क्या हैं, क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन के साथ इसको हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है हैंडल, ऑप्शन बी बोल रहा है फिक्स लेग, ऑप्शन सी प्लंजर लॉक, और ऑप्शन डी टेलीस्कोपी गेज, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है जो एक्स भाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, इस भाग को हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इस भाग को हम यहाँ पे प्लंजर लॉक के नाम से जानते हैं, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपका पार्ट्स है ये क्या है, ये आपका प्लंजर लॉक है, ये प्लंजर को लॉक करता है, इसलिए इसे हम प्लंजर लॉक के नाम से जानते हैं, क्लियर हुआ। अब फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, यानी टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका एक यहाँ पे फिगर यहाँ पे दर्शाया गया है, और इस फिगर्स को आपको देखते हुए यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा मेथड है टूटे हुए स्टड को निकालने का, क्लियर।
तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका कौन सा विधि है स्टड को निकालने के लिए, यानी टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके ऑप्शन की। तो चलिए इसके ऑप्शन के साथ यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इजी आउट, ऑप्शन ए बोल रहा है इजी आउट, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रिंग पंच मेथड, ऑप्शन सी बोल रहा है मेकिंग ड्रिल हॉल, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्क्वायर टेपर पंच। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए टूटे हुए स्टड को निकालने का जो आपका विधि होता है फ्रेंड्स, यही आपका 4 विधि होता है। क्लियर। कौन कौन सा फ्रेंड्स होता है? आप इजी आउट, प्रिक पंच मेथड और मेकिंग ड्रिल होल, उसके बाद यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, है ना। इसी 4 विधि के द्वारा आप किसी भी टूटे हुए स्टड को निकाल सकते हैं। और उन्हीं 4 में से एक यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को आपको देखकर बताना है कि यह कौन सा मेथड है टूटे हुए स्टड को निकालने का। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका मेथड है फ्रेंड्स वो आपका इजी आउट मेथड है। क्लियर। कौन सा मेथड है फ्रेंड्स? कौन सा यहाँ पे मेथड है फ्रेंड्स? ये जो आपका मेथड है वो आपका इजी आउट मेथड है। क्लियर। इजी आउट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? इजी आउट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे स्क्रू स्टड स्ट्रक्टर है ना, यानी कि स्क्रू स्टार्टर का यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। ये आपका जो है इस टूल को हम क्या कहते हैं? स्क्रू एक्सट्रैक्टर। क्लियर। जिस तरह से हम लोग टूटे हुए टैप को निकालने के लिए टैप एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए हम लोग स्क्रू एक्सट्रैक्टर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये स्क्रू एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हुए एक टूटे हुए स्टड को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इस विधि को हम क्या बोलते हैं? इजी आउट विधि, यानी इजी आउट मेथड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है कि वाई ग्रे कास्ट आयरन विडली यूज टू मशीन टूल्स, है ना। बोल रहा है कि मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्रेंड्स रैपिड कूलिंग, क्या तेजी से ठंडा होना। ऑप्शन बी बोल रहा है रिड्यूस वाइब्रेशन, क्या कंपन को कम करता है। या ऑप्शन सी की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ऑप्शन डी बोल रहा है वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, यानी मशीनिंग करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? मशीन टूल बनाने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है? वाइब्रेशन को कम करता है, यानी कंपन को कम करने का गुण इसमें होता है, रिड्यूस वाइब्रेशन। इसीलिए हम किसी भी मशीन टूल को हम ग्रे कास्ट आयरन से ही बनाते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स देखिए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स 88 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 इंटू 1.5। यहाँ पे फ्रेंड्स 1.5 होगा। क्लियर। ये मिस प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या होगा? M20 इंटू 1.5 पिच होगा। क्लियर। यानी मेजर डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 और पिच कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। क्लियर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको ड्रिल साइज को फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया ही था कि टैपिंग करने से पहले यानी इंटरनल थ्रेडिंग करने से पहले आपको टैप ड्रिल साइज निकालना पड़ता है और एक्सटर्नल थ्रेडिंग करने से पहले आपको ब्लैंक साइज यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आज जो आपको पूछा गया है वो टैप ड्रिल साइज पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू होता है मेजर डायमीटर माइनस पिच। क्लियर। मेजर डायमीटर माइनस पिच। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए टैप ड्रिल साइज इज इक्वल टू हो जाएगा मेजर डायमीटर हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है
मेजर डायमीटर हमारा 20 दिया हुआ है और पिच कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यदि हम इसको माइनस करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 18.5 आ जाएगा। क्लियर। इसीलिए जो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी 18.5 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स वो आपका पूछा गया है 89 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर। बोल रहा है कि 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या होगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स अगर आपको रीमिंग प्रक्रिया करनी है तो रीमिंग प्रक्रिया के लिए आपका ड्रिल साइज होना जरूरी है, यानी उसमें भी ड्रिल साइज फाउंड आउट किया जाता है। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए रीमर के लिए अगर आपको ड्रिल साइज निकालना है यानी रीमर ड्रिल साइज निकालना है तो रीमर ड्रिल साइज के लिए आपका क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है रीमर साइज है ना माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज। क्लियर। और इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पे उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए रीमर साइज हमारा कितना दिया हुआ है 16 mm दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड सारे सभी के लिए यहाँ पे देखिए अंडर साइज कितना होता है, यहाँ पे ओवर साइज होता है 0.05 और अंडर साइज होता है आपका 0.2 mm। क्लियर। तो अगर आप इसको यहाँ पे प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 0. यहाँ पे 25 आ जाएगा। क्लियर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15.75 आ जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स जिस ऑप्शन में 15.75 आपका यहाँ पे होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी आपका 16 mm रीमर के लिए जो ड्रिल साइज होगा फ्रेंड्स वो आपका 15.75 mm करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रीमर साइज निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड्स वो आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जामों में जो भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लियर द मार्क एज एक्स, यानी एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो फिगर है वो हमारा किस चीज़ का है। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो आपका यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है फ्रेंड्स वो आपका किस ड्रिल मशीन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है वो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का दिया हुआ है। क्लियर। ये आपका ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का ही आपका यहाँ पे एक पार्ट्स के नाम में यहाँ पे देखिए एक्स लगाकर पूछ दिया है कि इस एक्स भाग को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्स भाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेवल पिनियन के नाम से जानते हैं। क्लियर। क्या बेवल पिनियन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर। पिनियन यानी वेबल पिनियन के नाम से हम इसको जानते हैं जो हमारा यहाँ पे एक्स भाग है। अब फ्रेंड्स बात कर ले हैं अगले पार्ट्स की। तो फ्रेंड्स अगला पार्ट्स हमारा क्या है, इसको हम चक के नाम से जानते हैं। आप लोग फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसको हम चक बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है हैंडल है ना, ये आपका हैंडल है। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं तो ये आपका ब्रेस्ट प्लेट है। क्लियर। ब्रेस्ट प्लेट ये देखिए आपका है, इसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट, इसको हम ब्रेस्ट प्लेट के नाम से
जानते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है वो आपका पार्ट्स क्लियर हो गया होगा ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन से रिलेटेड, क्योंकि जो पूछा जाता है फ्रेंड्स हमने बता दिया जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में। क्लियर। आपसे पूछ लिया जाता है, देखिए चक के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी यहाँ पे ब्रेस्ट प्लेट के बारे में पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वो आपका बेबल पिनियन से कभी कभी पूछ लिया जाता है, और एक पूछा जाता है बेबल गियर के बारे में जो आपका यहाँ पे है ना, ये आपका क्या है, बेबल गियर है। ये देखिए इसको हम बेबल गियर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे ऑप्शन की। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स बोला गया ऑप्शन नंबर ए ब्रेस्ट प्लेट, क्या ब्रेस्ट प्लेट है। ऑप्शन बी बोल रहा है बेवल पिनियन। ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रेमवर्क। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फ्रेमवर्क है ये आपका क्या है, फ्रेमवर्क है। क्लियर। और ऑप्शन डी बोल रहा है लॉकिंग स्क्रू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो लॉकिंग स्क्रू है फ्रेंड्स, लॉकिंग स्क्रू कौन सा है, ये आपका लॉकिंग स्क्रू है। क्लियर। ये ब्लैक तरह के दिखाई दे रहा है ना, यही आपका लॉकिंग स्क्रू है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी वेबल पिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे अगले जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।